अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मलिक फ़याद निज़ामी एडवोकेट आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ। हम पढ़ रहे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। आज हमने पढ़नी सेक्शन 44, दैट इज इन चैप्टर 7। सेक्शन 44, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हु कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर टू whom against application be filed by petitioner. Respected, here section 44, appointment of receiver. Who is receiver? And whenever the court may adjudge to appoint a receiver, it's a process that has been adopted by CPC 1908 Order 40. Now what says Order 40? Appointment of receiver for the collection of rent or other benefits of the aggrieved party. Now A is the owner of suit property. That would be a suit plot, suit house, suit agricultural land. Now question is here, who may file an application? Here petitioner, aggrieved person, owner of the suit property is entitled to file a petition, an application बताईद बयान हल्फी is entitled to file an application before concerned authority. Now it's a duty of the court whenever an application under section 44 for appointment of receiver received, entertained. अब देखना कोर्ट ने ये है कि ये जो एप्लीकेशन फाइल की गई है, हमेशा एप्लीकेशन एक दावे के साथ फाइल की जाती है। एप्लीकेशन बताई बयान हल्फी, एप्लीकेशन मेंशन्ड इन फर्स्ट, पहली जिमन में ही जिक्र कर दिया गया कि दरखास्त हाजा को दावा का हिस्सा वजह पर तस्वर फरमाते हुए यकजा तौर पर पढ़ा हुआ समझा जाए। इट्स क्लियर। अब मैंने गुजारिश की कि कोर्ट बाइंडिंग नहीं है कि वो रिटर्न रिप्लाई फ्रॉम द रिस्पोंडेंट साइड वो ले, और कोर्ट पे ये भी बाइंडिंग नहीं है क्योंकि मे पे चल रही है ना कोर्ट। अब आपने एप्लीकेशन गुजार दी, आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। Receiver was appointed by that competent court under section 44 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। प्रोसीजर हमने उठा लिया सीपीसी 1908 से इन फॉर्म ऑफ सेक्शन ऑर्डर 40। नाउ रिसीवर मुकर्रर करने का मकसद क्या होता है?
जैसा कि हमने गुजारिश किया पहले भी कि मालिक है और दूसरी साइड पे काबिज। मालिक ने काबिज के खिलाफ दावा दायर किया अलोंग विद सेक्शन 44 कि जी मेरी अराजी पे, मेरे मकान पे, मेरी दुकान पे, मेरी सूट प्रॉपर्टी पे जिसका मैं इंटाइटी हूं, मैं मालिक हूं, ये काबिज है। तो आप मेहरबानी फरमाइए इसमें रिसीवर मुकर्रर फरमाइए ताकि मेरा रेंट बाकायदगी से कोर्ट रैयरी में जमा होता रहे। अब रिसीवर जो है अपॉइंट हो गया। अपॉइंट होने के बाद अब उसकी ड्यूटीज भी इसमें डिस्कस की गई है सेक्शन 44 की बात का, और अलॉन्ग विथ रेड विथ ऑर्डर 40। अब उसकी ड्यूटीज क्या है? उसने कलेक्शन करनी। ठीक हो गया। कलेक्शन करने के बाद his duty bound to deposit that money, deposit that benefits to the concerned court, नजारत ब्रांच और एनी अकाउंट ऑफ दैट कोर्ट। बैंक अकाउंट की बात करो। अब पैसे जमा हो गए। नो कोर्ट is dutifully bound to appoint fee of that receiver। अब रिसीवर की फी कौन पे करेगा? Who will pay? The petitioner will pay the fee of that receiver। नो ये थी सेक्शन 44। अब हम चलते हैं चैप्टर 9 पे। चैप्टर 9 में दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 52 एंड सेक्शन 53 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। अब ये सेक्शन 52, सेक्शन 53, अब सेक्शन 52 को देखें। प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, स्टे ऑर्डर हाउ ग्रांटेड, रिलीफ दैट डिजायर्ड a party, aggrieved party, how granted? No, here is a aggrieved person that filed an application for granting stay orders, for granting preventive relief, for granting interim relief, filed an application. No, application, no, this procedure has been adopted। रेड विद भी किसको कह सकते हैं कि सेक्शन 53, सेक्शन 52 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रेड विथ ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2। अब आप समझ गए होंगे। सूट फाइल हुआ, along with that suit an application under order 39 rule 1 2 और under section 151 CPC। नो एक बात का ख्याल रखना कि जब आपने ये दरखास्त गुजारी उसके साथ आपने एक एफिडेविट लगाना विद द सपोर्ट ऑफ दैट पिटीशन। एंड जो लास्टली इसमें आपने जो जिस बात का ख्याल रखा उसमें जो भी पहली जिमन में ही जिक्र करते हैं कि ऑल द कंटेंट्स ऑफ दैट सूट रेड विद दिस एप्लीकेशन। अब इसका फायदा क्या होगा? बुनियादी तौर पे दावा ही होता है ना जो आप सूट फाइल करते हैं। अब सूट में आपने पेश करदा भी लगाया, मुनहसरा भी लगाया। पेश करदा में आपने वो तमाम तर दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम टाइटल की दस्तावेज कहते हैं, मैच्योर टाइटल की दस्तावेजात कहते हैं, जो आपका मैच्योर जो है टाइटल जो है उसको स्टैब्लिश कर रही होंगी, वो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं। डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद किसके साथ? पेशकर्ता के साथ। उसके बाद आप
कोर्ट में पेश होंगे। अब 839 रूल 1 व 2 की सीपीसी की जो पिटिशन है, दरखास्त जो है, उसको एट वंस जो है वो समाप्त खैर किया जाएगा बाय दैट कंपिटेंट कोर्ट, सिविल कोर्ट। नाउ हियर क्वेश्चन इज कि आपने उसको आर्गू किस तरह करना। अरे भाई, ये 839 रूल 1-2 में उन्होंने इंग्रेडिएंट्स बता दिए कि दावा आपका मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हो, दावा आपका डिग्री होने के कभी इम्कानात हो, आपको इर्रेपरेबल लॉस हो, नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा हो। बट ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स वो कैसे? इट्स अ ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी, इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ प्लेंटिफ, अ पिटिशनर, ही हैज टू प्रूव। बट यहां थोड़ा सा मैं ये गुजारिश करता चलूं कि इट्स पॉसिबल फ्रॉम द फर्स्ट डे whenever counsel is preparing a suit, he has to examine all the डॉक्यूमेंट्स टाइटल के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मैच्योर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो मैच्योरिटी ऑफ ओनरशिप, मैच्योरिटी ऑफ टाइटल को साबित करते हो। तो वो जब आप एनेक्स विद कर देंगे, उसके बाद आप कोर्ट में जाएंगे, आप आर्गू फरमाएंगे। आर्गू फरमाने पे कोर्ट आपको जो रिलीफ ग्राउंड फरमाएगी, वो जो रिलीफ होगा वो होगा प्रिवेंटिव रिलीफ, इंटरम रिलीफ, स्टे ऑर्डर जिसको हम कहते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि कोर्ट सिर्फ रुकने का ऑर्डर कर सकती है। कोर्ट ने ऑर्डर करना है टू डू और नॉट टू डू, मीनिंग देयर कि करो, करने का भी कह सकती है। मतलब पानी गुजर रहा है, एक खाले में से पानी गुजर रहा है, तो कोर्ट कह सकती है कि पानी गुजरे। अच्छा, अब कोर्ट ये भी कह सकती है कि जी इसको रोक दे, तामीरात हो रही है किसी की जगह पे नाजायज, कोर्ट कह सकती है जी कि तामीरात रोक दे, वगैरह वगैरह। नो ऑर्डर हो गया, स्टे ऑर्डर फॉर द टाइम ऑफ 14 days, it's a legal issue. Here court is competent to award injunctive hiatus for a period of 14 days. अब मेरी यहाँ यही सबमिशन होगी कि जैसे आप 14 days के लिए आपने स्टे ग्राउंड फरमाया, तो 14 दिन का ही आप इसमें नोटिस जो है वो फरमा दें टू दी सेकेंड पार्टी डिफेंडेंट साइड, वो डिफेंडेंट केम और नॉट। देयर आर 2 क्वेश्चंस। अब डिफेंडेंट आता नहीं, फेस करता नहीं, वायलेशन कर रहा है। अब वायलेशन को जो है, अगर वो सिविल कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे।